नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं अखिलेश आनंद। नए तेवर और कलेवर के साथ अब आप रोज रात 10 बजे घंटी बजाओ देखेंगे। हम आपसे जुड़े मुद्दों को दिखाएंगे, आपके सवाल उठाएंगे और सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। हमारे इस शो के दौरान आप 8422840000 पर जितनी जोरदार घंटी बजाएंगे असर उतना ज्यादा होगा। आज घंटी बजाओ में बात होगी उस मुद्दे की जिसने इन दिनों हमें, आपको और हर किसी को परेशान कर रखा है। यह मुद्दा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग का। हर दिन तेल के बढ़ते दामों के बीच अब एक और भी खतरा मंडराने लगा है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जो पेट्रोल और डीजल हम महंगे दामों में अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं, उसमें मिलावट का भी गोरख धंधा जारी है। यानी जनता पर ऊंची कीमत के साथ मिलावट का डबल अटैक। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर नकली पेट्रोल डीजल के सौदागरों की घंटी बजाइए। त्योहार का मौसम तो आ गया, खरीदारी का मौसम आ गया, लेकिन डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तेल इतना कभी सोचा नहीं था हो जाएगा, बढ़ता ही जा रहा बढ़ते। हम सरकार से यही कहेंगे कि अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ कर दीजिए, तो हम लोगों की बचत कुछ हो जाए, 2-4 पैसे की। डीजल के जो दाम है वो सेंचुरी के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। अभी गाड़ी के ऊपर खाली पेट्रोल डाल के गाड़ी जलाना ही बाकी रह गया लोगों ने। सरकार कोई सुनने वाली है ही नहीं, वो तो गूंगी बहरी सरकार बन गई है। गूंगी बहरी सरकार बन गई है। गूंगी बहरी सरकार बन गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। अब तो हालत यह है कि हवाई जहाज के ईंधन से भी ज्यादा महंगा हो गया है डीजल और पेट्रोल। हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल होने वाला ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल करीब 79 रुपए लीटर है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए पार कर चुकी है और देश के दर्जन भर शहरों में डीजल भी 100 के पार जा पहुंचा है। 105 रुपए 90 डेली आते हैं। डेली नया सस्पेंस रेट मिलता है पेट्रोल का। यहाँ तो डेली पेट्रोल पंप पे आए, पेट्रोल पंप पे नया रेट मिलता है। ये हाल हो गया। सारे ही परेशान है इस चीज से, तो स्पेशल कहना क्या है। जो काम हमारा 50 रुपए में होता था वही काम सीधा डबल रेट हो गए, 100 रुपए में हो रहे हैं। तेल में लगी इसी आग को बुझाना सरकार के हाथ में है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की महंगाई की बड़ी वजह टैक्स है जो केंद्र और राज्य सरकारें वसूलती हैं। जैसे दिल्ली में 105 रुपए के पेट्रोल में केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे है और दिल्ली सरकार का वैट 24 रुपए 34 पैसे है और 94 रुपए के डीजल में एक्साइज 31 रुपए 80 पैसे और वैट 13 रुपए 77 पैसे है। यानी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराने के लिए आप जितने पैसे खर्च करते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा सरकार की जेब में जाता है। सरकार अपना ये मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं और मुनाफाखोर महंगाई की मार झेल रही जनता की मजबूरी का फायदा उठाने में लग गए। इसी का सबूत ये दो तस्वीरें हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कई राज्यों में नकली तेल का खेल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई पेट्रोल पंपों में मिलावटी पेट्रोल डीजल बेचे जाने का खुलासा हुआ। इंदौर पुलिस ने ऐसे लाखों लीटर नकली तेल बरामद किया है जिसे पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा जा रहा था। वहीं राजस्थान में बायोडीजल के नाम पर बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। ये कितना भरा है विजय? पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में चल रही नकली पेट्रोल डीजल की अवैध फैक्ट्री। पूरे खाली है, सूखे हैं क्या सूखे? इन बड़े बड़े टैंकरों में मिलावटी पेट्रोल डीजल तैयार कर उन्हें इंदौर के कई पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस को इसका पता तब चला जब उन्होंने एक सूचना के आधार पर किशनगंज क्षेत्र में एक टैंकर को पकड़ा
जिसे पेट्रोल पंप पर अनलोड किया जा रहा था। कहाँ से निकाला सैंपल ये है? टैंक के साथ गिरफ्तार ड्राइवर से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पेट्रोल डीजल में मिलावटखोरी के पूरे खेल का खुलासा कर दिया। ये ज्यादातर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में ही इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि दूसरे कंपनियों का जो उसने बताया कि उनके पेट्रोल पंपों में आजकल वो पासवर्ड से लॉक खुलने वाले टैंकर चलने लगे हैं, तो उसमें हेराफेरी नहीं होती। इस मामले की जांच ही पुलिस को उस अवैध फैक्ट्री तक ले गई जहां पेट्रोल डीजल में मिलावट का धंधा चल रहा था। हाँ, तो इसका सैंपल कैसे निकलेगा, पूछो इससे। सैंपल है ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से 2000 बोतल दो इसे। पुलिस ने यहां पर 5 टैंकर और करीब 18,000 लीटर नकली तेल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक यहां पर पेट्रोल में फ्लैश फाइल और डीजल में रबर प्रोसेस केमिकल मिलाया जाता था। इन दोनों केमिकल्स की गंध पेट्रोल और डीजल से मिलने के कारण ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था कि ये नकली पेट्रोल या डीजल है। मिलावट वाला सर हमारे साथ तो धोखा ही हो रहा है, गलत हो रहा है ना। हम इसलिए थोड़ी पेट्रोल डलवाते कि मिलावट की चीज मिले। हम कहीं से भी कुछ भी लेते तो शुद्धता की तो गारंटी होनी चाहिए। अभी एक गाड़ी केमिकल की पकड़ी है कुछ दिन पहले, उसके अंदर भी केमिकल की मार डाल रहे हैं पेट्रोल के अंदर। अब यहाँ से पेट्रोल हम कुछ महंगा खरीद रहे हैं और उसके बाद ये गाड़ियों के अंदर खराबी भी हो रही है, तो हमारे को डबल मार पड़ रही है जनता को। ऐसा ही धोखा राजस्थान के लोगों के साथ भी हो रहा है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके तहत यहाँ ईंधन के तौर पर बायोडीजल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक स्रोतों से बनाए गए बायोडीजल को पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच यही बायोडीजल काले कारोबार का नया जरिया बन गया है। कई जगहों पर खुलेआम नकली बायोडीजल की बिक्री हो रही है। एबीपी न्यूज की पड़ताल के दौरान हमें जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में सड़क के किनारे बायोडीजल का एक टैंकर खड़ा नजर आया। पूछताछ में ड्राइवर ने दावा किया कि ये शुद्ध बायोडीजल है। कौन सा डीजल है वो भर रहे हो? बायोडीजल। बायोडीजल कहाँ से लेके आ रहे हो? जयपुर से आ रहा है। क्या भाव बेच रहे हो? 90 रुपए। 90 रुपए। जयपुर से आ रहा है, माल तो अवेलेबल ही नहीं है। बायोडीजल तो अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ से लेके आ रहे हो? गवर्नमेंट का है ना भाई साहब, बेच रहे हैं हम तो। गवर्नमेंट का बिल है? सब है। तो कितने समय से काम कर रहे हो आप? अभी 2 साल हुआ है। इसमें क्या क्या डालते हो? हम तो कुछ नहीं डालते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डालते। हालांकि जब हमने इस बायोडीजल का बिल मांगा तो उसने हमें करीब 1 महीने पुराना बिल दिखाया। दरअसल राजस्थान में इन दिनों नकली बायोडीजल का खुला खेल चल रहा है। पुलिस कई जगहों पर नकली डीजल बनाने वालों की धरपकड़ कर चुकी है। दावा है कि पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की सप्लाई हो रही है। ऐसा ही एक टैंकर अजमेर में भी पकड़ा गया जो गुजरात से आ रहा था। इस टैंकर में करीब 14,000 लीटर नकली बायोडीजल था। रात के अंधेरे में पुलिस ने इस टैंकर को पकड़ा, जिसके बाद से बायोडीजल के नाम पर चल रहे इस काले कारोबार को रोकने के लिए पुलिस और सतर्क हो गई। कुछ समय से गुजरात से ऐसे पड़ोसी राज्यों से बायोडीजल अवैध रूप से लाके एरिया में बेचने की शिकायत आ रही थी। इसकी वजह से लोकल पेट्रोल डीजल बिक्री पे कुछ असर पड़ रहा है। अब लगातार हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं ऐसा जो गति अवैध गति है टोटली। डीजल की तुलना में बायोडीजल सस्ता है। राजस्थान में जहां इस वक्त डीजल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, वहीं बायोडीजल 90 रुपए में मिल जाता है। लेकिन मुनाफाखोर बायोडीजल की जगह पैराफिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 40 रुपए लीटर के हिसाब से उन्हें मिल जाता है। यानी मुनाफाखोर दुगनी कीमत पर नकली डीजल बेचते हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से भी इसे लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है। नए फ्यूल का नाम लेके जो मिलावटी डीजल बिक रहा है, न तो इनके पास कोई रेट लिस्ट है, न ये जनता को जो दे रहे हैं, न उनका मेजरमेंट का कोई कैलिब्रेशन है। तो सरेआम ठगी हो रही है
और इस ठगी को रोकना सरकार का दायित्व है और उनको रोकना चाहिए। राजस्थान में नकली डीजल की सप्लाई के कारण असली डीजल की बिक्री लगातार घटती जा रही है। साल 2018-19 में सभी तेल कंपनियों ने मिलकर राजस्थान में करीब 47 लाख मीट्रिक टन डीजल बेचा था, जो 2019-20 में घटकर 45 लाख मीट्रिक टन और 2020-21 में 37.5 लाख मीट्रिक टन ही रह गया। जबकि इस दौरान इंडस्ट्रियल ऑयल की बिक्री में 35% का उछाल आया। इसकी वजह है कि नकली बायोडीजल बनाने के लिए कई तरह के इंडस्ट्रियल ऑयल का इस्तेमाल होता है। सरकार भी ये मान रही है कि बायोफ्यूल लाइसेंस की मांग में आई तेजी कहीं न कहीं नकली डीजल के कारोबार से जुड़ी है। कुछ लोग हमारे लाइसेंस के आड़ में करना चाहते हैं, जिस पे हमने सख्ती की है। हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। अब मैं पर्सनली वेरिफिकेशन करता हूं कि ये आदमी पहले से कहीं कोई गलत जगह इन्वॉल्व तो नहीं है, हमारे लाइसेंस के आड़ में कोई गलत काम तो नहीं करेगा। बायोफ्यूल का कोई भी प्रकार का मूल्य निर्धारण न तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, न ही राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वो किस प्रकार इसको विक्रय कर रहे हैं, जिस प्रकार अजमेर की दुखंतिका हुई जिसमें 9 व्यक्ति जिंदा जल के मर गए, कल ऐसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, इसका कोई भी उत्तर नहीं है। सवाल ये भी है कि जिन गाड़ियों को डीजल से चलाने के लिए बनाया गया है, उनमें अगर नकली डीजल डाला जाएगा तो गाड़ी को कितना नुकसान हो सकता है। काफी सारी चीजें गाड़ी में लगी हुई हैं जो कि इमिशन को कम करती हैं। वो सारी चीजें डैमेज हो सकती हैं, जिससे आपकी गाड़ी जो है इमिशन ज्यादा देगी, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है और अंदर इंटरनल डैमेज और वेयर एंड टेयर होगा। जो अगर आपकी गाड़ी नॉर्मली 2 लाख किलोमीटर आपका इंजन चलता, अब शायद 50,000 किलोमीटर के अंदर अंदर खराब हो जाए। इसी कारण लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके साथ हो रहे इस धोखे का जिम्मेदार कौन है। जो भी अवैध रूप से इस बायोडीजल का व्यापार करते हैं, सरकार को इसके ऊपर कठोर कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल डीजल में मिलावट के इस खेल के कारण जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ ज्यादा कीमतों से जेब को झटका और दूसरी तरफ नकली पेट्रोल डीजल से गाड़ी खराब होने का खतरा। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से ये बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है, जल्द लॉन्च करूंगा नई पार्टी। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि अगर किसान आंदोलन का मुद्दा सुलझ जाता है तो बीजेपी से गठबंधन भी संभव है। अकाली दल से अलग हुए सुखदेव ढींढसा और ब्रह्मपुरा से भी हाथ मिला सकते हैं कैप्टन। यह भी उन्होंने कहा कि किसानों और पंजाब के लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इसी खबर पर जुड़े हैं। जगविंदर, और क्या पता चल पा रहा है? देखिए, इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस ने जिस हाल पर उनको छोड़ा, जिस तरह से उनको हटाया गया, इसके संकेत तभी मिल गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की बैकिंग के साथ कैप्टन आ रहे हैं, ये उनके ताजा बयान से साफ हो जाता है कि कैप्टन को बीजेपी की बैकिंग है। लेकिन मसला सिर्फ एक चीज पर अड़ा हुआ है कि अगर किसान आंदोलन के चलते वो बीजेपी का साथ पकड़ते हैं तो उनको बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा सियासी तौर पर, और कैप्टन ये गलती कभी नहीं करना चाहेंगे। तो मसला ये निकाला जा रहा है कि इससे पहले कि पंजाब का चुनाव आए, अगले 3 महीने के अंदर अंदर किसान आंदोलन को खत्म करवाने की कोई रणनीति बीजेपी उनके साथ मिलकर तैयार करवा दे। और अगर ये आंदोलन खत्म होता है तो जाहिर सी बात है कि अमरिंदर सिंह का बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब जाने का दोबारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जितना किसान आंदोलन जिस स्तर पर पहुंच चुका है, या जिस तरह से केंद्र सरकार अड़ी हुई है और किसान अड़े हुए हैं, उसमें मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह शायद ही ये मसला हल करवा पाए। क्योंकि अगर ये मसला हल ही करना है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद हल करना चाहेंगे, ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर। जी, लेकिन जगविंदर, एक सवाल अब ये भी खड़ा होगा कि क्या कैप्टन एक पुल का काम कर सकते हैं किसानों और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में? इस पर आगे मैं आपसे बातचीत करूंगा, आगे भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने मतलब है जो ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। चीन है कि मानता नहीं, लेकिन 2021 का भारत अब छोड़ता भी नहीं। चीन हर बार 1962 जैसी कहानी की कल्पना कर सीमा पर घुसपैठ की हिमाकत करता है, लेकिन भारतीय जवानों के हाथों अब हर बार वो मुंह की खाता है। लद्दाख के बाद अब चीन अरुणाचल में भी उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है।
लेकिन अरुणाचल के दौरे पर पहुंचे पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने चीन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर डिफेंसिव अप्रोच से चीन नहीं मानेगा तो भारतीय सेना एग्रेसिव नीति के लिए तैयार है। यह चेतावनी थल सेना ने दी तो असम के मिसामारी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना भी पूरी तैयारी के साथ बैठी है। इंडिपेंडेंट एविएशन ब्रिगेड की तैनाती की गई है। आसमान में ऐसा सर्विलांस सिस्टम है जिसके रहते चीन अब सीमा पार नहीं कर पाएगा। तो चीन की चुनौती के खिलाफ भारत की पुख्ता तैयारी को जानने के लिए देखिए घंटी बजाओ। चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में तनाव है, लेकिन चीन से मिलने वाली हर चुनौती को चित करने के लिए भारत भी तैयार है। पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल का इलाका, चीन की चालबाज नजर हर जगह पर है। करीब 18 महीनों से लद्दाख में जारी तनाव के बाद अब अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीनी सेना की हरकत तेज हुई है। हाल ही में 200 चीनी सैनिकों के भारत में घुसपैठ की भी खबरें आई, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया था। भारतीय सेना के मुताबिक तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाया है। चीन की थल सेना और वायु सेना मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज को भी अंजाम दे रही है। तो चीनी सेना के सीनियर मिलिट्री कमांडर भी लगातार एलएसी पर विजिट कर रहे हैं। पर भारत भी हर मोर्चे पर तैयार है। अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियां क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है भारतीय सेना के फॉरवर्ड एविएशन बेस पर और उस कंट्रोल सेंटर में, जहां से चीन की हर चाल पर पैनी निगाह रखी जा रही है। चीन जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, उसके जवाब में भारत भी आक्रामक रणनीति अपना सकता है। ये बयान है भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने रूपा टेंगा में मीडिया के साथ बातचीत में चीन को दो टूक चेतावनी दी है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत के सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो एलएसी पर हमारा रुख डिफेंसिव के बजाय एग्रेसिव भी हो सकता है। नॉर्मल हालात में जब हम एलएसी पर है, वहाँ पर हमारा पोस्चर शांति या पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वहाँ पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है। भारतीय सेना के मुताबिक चीन ने कई इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग पैटर्न में बदलाव किया है, जिसके चलते दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ की नौबत आती है। भारत भी अब चीन की तरह एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है और दोनों सेनाओं में तनातनी की एक वजह ये भी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के मुताबिक चीन की काली नजर अगर भारत के चिकन नेक पर है, तो भारतीय सेना को भी चीन को चित करने का तरीका पता है। So insofar as Siliguri corridor is concerned, I'm sure most of you are aware it's a stretch of land bordering Nepal, Bhutan and Bangladesh, measuring approximately 170 by 60 kilometers. At the narrowest, it is about 22 kilometers. The geostrategic significance of the Siliguri corridor comes about in terms of it being a narrow piece of land which connects the northeast India to the rest of the part of the country, through which our major national highways, railway line, your pipelines, your OFC connectivity and the rest pass. It also stems from the fact that the Chumbi Valley of the
Tibet Autonomous Region and its proximity to the Siliguri corridor. But alongside the geostrategic significance, I would say, is the aspect of the demography and its dynamics in that area, where you have different demographic composition, different demographic groups who reside there, and there are related challenges of radicalization and separatist tendencies whose activities can be inimical to our security interest. सेना की पूर्वी कमान चीन से सटी 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रखवाली करती है, जिसने चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या में बड़ा इजाफा किया है, तकनीकी ताकत में इजाफा किया है, निगरानी क्षमता को पुख्ता किया है। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक 17वीं कोर पूरी तरह तैयार है, जिसका मकसद है युद्ध के समय में दुश्मन की सीमा में घुसकर आक्रमण करना। जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एलएसी पर चीन को चित करने के लिए भारतीय सेना तकनीक का भी सहारा ले रही है। फायर फ्लाई पैराशूट से लेकर एलएसी की सर्विलांस सिस्टम तक सब तैयार है। स्पेशल फोर्स को दिए गए हैं खास अमेरिकी पैराशूट, जो जीपीएस की मदद से जवानों और हथियारों ही नहीं बल्कि सेना की जीप तक को बॉर्डर के बिल्कुल करीब यानी बिहाइंड द एनिमी लाइंस तक ड्रॉप कर सकता है। करीब 10 टन के करीब जो है भारी उठा के ले जा सकता है ये पैराशूट, और 28 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठकर अब आपको कोई सामान, कोई भी एम्यूनिशन, कोई हथियार, कोई छोटी जीप भेजनी होती है तो उसको यहाँ से कोऑर्डिनेट भर के किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा वहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी कि पैरा ड्रॉप हो जाएगी और वहाँ पर जो सैनिक जो वहाँ पर तैनात होंगे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन ही नहीं, आसमान से भी चीन के खिलाफ तैयार है भारत। भारतीय वायुसेना के सर्विलांस सिस्टम को समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम असम के तेजपुर के करीब एलएसी से सटे मिसामारी एविएशन बेस पर पहुंची, जहां इसी साल सेना की एक इंडिपेंडेंट एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक खास सर्विलेंस सेंटर बनाया है। इस सर्विलेंस सेंटर के जरिए भारतीय सेना जो है वो चीन की जो हरकतें हैं उन पर टेक्निकल सर्विलेंस रखती है, यानी कि निगरानी रखती है। इसके लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ही जो सर्विलेंस सेंटर बनाया है, इसको एक फ्यूजन ऑफ सेंसर्स कह सकते हैं। यानी कि एलएसी पर जो भारतीय सैनिक जो तैनात रहते हैं, जो कि फिजिकल तरीके से जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं और डोमिनेट करते हैं एलएसी को, उसके अलावा क्योंकि एलएसी बहुत लंबी है, यहाँ पर करीब 12 से 13 किलोमीटर लंबी एलएसी है, चीन से सटी हुई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एलएसी पर जो कैमरास लगाए गए हैं खासतौर से, जो कि हर हरकत पर नजर रखते हैं। इसके अलावा रडार्स लगाए गए हैं और उसके साथ साथ जो सैटेलाइट के जरिए भी चीन की सेना पर जो है नजर रखी जा रही है। और इन सब से जो भी तस्वीरें, ये वीडियो आ रहे हैं, लाइव फीड आ रहे हैं, वो इस सर्विलेंस सेंटर में जाकर इकट्ठा होते हैं, ताकि जो वहां पर तैनात जो टेक्नो वॉरियर्स हैं वो लगातार इस फीड को मॉनिटर करते हैं और जैसे ही चीन की कोई किसी हरकत पर नजर आती है तो उसकी जानकारी जो है तुरंत फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात सैनिकों को देते हैं और फिर भारतीय सैनिक जो होते हैं वो वहां पर जाकर उन चीनी सेना को वहीं पर रोक देते हैं अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसामारी एविएशन बेस भारत के सबसे पुराने एयरबेस में शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त से ही ऑपरेशनल है। आज यहां भारतीय वायुसेना ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र से लेकर चिनूक जैसे बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर और इजराइल से खरीदे गए ड्रोन हेरोन तक को तैनात कर रखा है। मिसामारी आर्मी एविएशन बेस से लगातार हेरोन ड्रोन एलएसी पर निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। हेरोन मार्क 1A ड्रोन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से नॉन स्टॉप 24 से 30 घंटे तक उड़ान भरकर दुश्मनों की हर हरकत की निगरानी कर सकता है। एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीन की जो सेना की घुसपैठ है, चीनी सैनिक हैं किस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, उस पर नजर रखी जाए। और उस पर नजर कैसे रखी जाती है? आसमान से नजर रखी जाती है। भारतीय सेना ने एलएसी पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े ये ड्रोन्स जो तैनात किए हैं, ये दरअसल हेरोन ड्रोन है
और इसको RPV यानी कि रिमोटलेस पायलट व्हीकल इसको बोला जाता है। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, UAV लिए थे, और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो LAC है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो LAC पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, जो अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। ये जो हेरॉन ड्रोन है इजराइल का, इसकी करीब करीब 20 किलोमीटर तक इसकी ये कैमरे की क्षमता है, यानी कि 20 किलोमीटर रेंज है इसकी। 20 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है LAC पर, उस पर उसकी पूरी तस्वीरें जो है ये जो ड्रोन है, जो हेरॉन ड्रोन है, ये ले सकता है। और ख़ास बात यह है कि ख़राब मौसम हो यानी कि बारिश हो और नाइट में भी यानी कि दिन और रात दोनों में ये जो है सर्विलेंस जो है LAC की करता है। भारतीय सेना ने ऐसे बड़े ड्रोन्स जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया है LAC पर, अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC पर, जहाँ पर भारतीय सेना की जो एविएशन ब्रिगेड है जिसमें इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, UAVs हैं, उनको तैनात किया गया है। LAC की टेक्निकल मॉनिटरिंग के लिए सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक खास सर्विलांस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तैयार किया है। इस सर्विलांस सेंटर में LAC पर लगे कैमरों की लाइव फीड के साथ सैटेलाइट इमेज भी लगातार आती रहती है। यहां से फौरन मैसेज को फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात सैनिकों को भेजा जाता है और चीन के PLA सैनिकों को वहीं रोक दिया जाता है। सीमा पर चीन के खिलाफ सेना की तैयारी पुख्ता है, तो देश के भीतर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता भी तैयार रहते हैं। कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल में चीनी सेना की बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं से केंद्र की सरकार निशाने पर है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे प्रधानमंत्री पर तंज किया। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। ओवैसी सरकार पर चीन को लेकर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस चीन के खिलाफ केंद्र को कमजोर बता रही है। भारत की सेनाएं सक्षम है, मजबूत है। जो हमारे 20 सैनिक चीन ने मारे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें और प्रधानमंत्री अपने इस वक्तव्य को वापस लें कि न चीन कभी आया था न कब्जा किया, तो फिर वार्ता क्या हो रही है, किस निर्माण को हटाने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी अगर अपना दृढ़ रुख चीन के खिलाफ दिखाएं, अपने भूभाग को वापस ले, तो पाकिस्तान को संदेश मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में आप फिर कुछ कर दो तो उससे तो रुकने वाला आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद तब रुकेगा जब चीन और पाकिस्तान जहां से ये आतंकवादी गतिविधियां होती है दोनों पे बराबर से कार्रवाई हो, और भारत की सेनाएं सक्षम है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन ये सच है कि चीन और भारतीय सेना के बीच जब भी झड़प होती है तो गलवान जैसी घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब अगर चीन ने फिर से वैसी हिमाकत की तो चीनी सेना को गलवान से भी दोहरा नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसकी तैयारी भी हो चुकी है। LAC पर अब भारतीय जवान वज्र और त्रिशूल जैसे हथियार से चीनी सेनाओं से निपटेंगे। अब चीनी सैनिकों के कांटेदार रॉड का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को खास हथियार दिए गए हैं, जिसे बनाने का काम नोएडा की एक स्टार्टअप कंपनी को सौंपा गया था, जिसने त्रिशूल जैसे पारंपरिक हथियार को तैयार किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।